ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11 का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसमें अपन ने स्टडी किया व्हाट आर लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हमने बेसिक नॉलेज लिया है। आज अपन टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग लेक्चर स्टडी करेंगे। देखिए बच्चे, अभी जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने जो रिवाइज सिलेबस दिया है उसमें इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम थोड़ा ब्रीफली ही इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी की ब्रांच के बजाय मैं ये कहूँ कि एक सिस्टेमैटिक्स का पार्ट है। सिस्टेमैटिक्स मैंने बताया था वो ब्रांच है जो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करती है। तो टैक्सोनॉमी क्या है बच्चे? सिस्टेमैटिक्स का तो हम ब्रॉड मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी ये समझिए कि उसका एक पार्ट है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन और उनका एफिनिटीज, उनके बीच में एफिनिटीज या उनके बीच में रिलेशंस स्टडी करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नॉमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन और रिलेशन, ये सब स्टडी करने वाली ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो ये प्लांट टैक्सोनॉमी में कंसीडर होगा, अगर वो एनिमल है तो ये एनिमल टैक्सोनॉमी होगी, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी होगी। दैट मींस टैक्सोनॉमी में प्लांट टैक्सोनॉमी भी कंसीडर हो सकता है, एनिमल टैक्सोनॉमी जो एनिमल का स्टडी करेगी, और माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेगी। इज दैट क्लियर? बट मेजर क्वेश्चन यहां पर ये है कि टैक्सोनॉमी का स्टडी करने का स्टेप क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। बच्चों आप ही समझदार हैं, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफिकेशन किसके आधार पर होता है? आइडेंटिफिकेशन करने का जो बेस होता है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर कर सकते हो, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेस पर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ओरिजिन के बेस पर यानी इवोल्यूशन के बेस पर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। सो ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के बेस पर आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। या तो उसकी आउटर स्ट्रक्चर देखिए, इनर स्ट्रक्चर देखिए, ओरिजिन एवोल्यूशन का रिलेशन देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर देखिए कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इन कैरेक्टर के बेस पर आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। जब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी उसे एक नेम प्रोवाइड करवाया जाता है, यूनिवर्सल नेम दिया जाता है। उसे नेम देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बेस पर, उसको उसका अरेंजमेंट किया जाता है, और ये सब होने के बाद उसका अदर ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन स्टडी किया जाता है कि ये किसके सिमिलर है, किसके डिसिमिलर है, ये सब चीजें स्टडी की जाती है। तो ये स्टेप को क्रम वाइज आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर,
क्लासिफिकेशन एंड द एफिनिटीज या रिलेशन स्टडी, ये जो है वो टैक्सोनॉमी के स्टेप है स्टडी करने के। टैक्सोनॉमी तीन तरीके की है। प्लांट टैक्सोनॉमी डील्स विद प्लांट, एनिमल टैक्सोनॉमी डील्स विद एनिमल एंड द माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, ये टैक्सोनॉमी वर्ड जो है, ये वर्ड जो प्रोवाइड करवाया था वो था एपी डी कैंडोले ने ये वर्ड दिया था बेटा, एपी डी कैंडोले। और टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। अब इस चैप्टर में तो आपके लिनियस का ही वर्ड वाला रहेगा। और इंडिया के अंदर अगर हम टैक्सोनॉमी के फादर की बात करें, इंडिया में टैक्सोनॉमी का जो फादर माने जाते हैं वो है फादर सेंतापाउ, संतापाउ। सो दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी वर्ड प्रोवाइडेड बाय कैंडोले एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और टैक्सोनॉमी के स्टडी करने के स्टेप आपको ध्यान रखने। टैक्सोनॉमी की जो स्टडी होती है वो इन स्टेप के अकॉर्डिंग होती है और स्टेप का क्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा हम टैक्सोनॉमी के वर्ड को भी क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये टैक्सोनॉमी है ये दो वर्ड से बना है। एक है टैक्सा और एक है नॉर्म्स। टैक्सा और नॉर्म्स। टैक्सा का मतलब है अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। अरेंजमेंट का मतलब वही, तो अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, रूल्स के बेस पर उनको अरेंज करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है ना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये एक टैक्सोनॉमी का मीनिंग जो है, टैक्सोनॉमी कैसे बना। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा क्या है, मन नहीं मानता, हालांकि सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है, लेकिन फिर भी लगता है ये भी बच्चों को करा दिया जाए, ये भी करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बातें हैं। टैक्सोनॉमी जो है बच्चों, ये थोड़ा मैं जरूर आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि टैक्सोनॉमी जो है वो बेसिकली तीन तरह की होती है और भी बहुत टाइप है टैक्सोनॉमी की। एक है बेटा अल्फा टैक्सोनॉमी, या इसे क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। याद हो जाएगा आपको, बहुत आसान है। एक है बच्चों बीटा टैक्सोनॉमी, या इसे एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी कहते हैं। और एक है बच्चों ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, या इसे एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी। So there are three main type of taxonomy: alpha taxonomy, you can say classical taxonomy, beta या explorative, omega taxonomy या encyclopedic taxonomy. Now what is this? ये क्या है? ये बहुत ही आसान चीज है। देखो, अल्फा टैक्सोनॉमी जो होती है बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर करती है। मॉर्फोलॉजिकल, ओरिजिन या इवोल्यूशन के बेस पर करती है, बेस स्टडी होती है इसकी। बस यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर स्टडी करने वाली कौन सी टैक्सोनॉमी है। तो कौन सी टैक्सोनॉमी है वो? अल्फा टैक्सोनॉमी, राइट। बीटा टैक्सोनॉमी क्या करती है? थोड़ा कैरेक्टर्स का दायरा और बढ़ाती है, इसलिए इसका नाम है एक्सप्लोरेटिव। ये थोड़ा और एक्सप्लोर होती है, और ये जो स्टडी करती हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल मतलब इनर कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना, तो ये इनके बेस पर स्टडी करती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है केवल आउटर कैरेक्टर, जबकि एनाटॉमी का मतलब है इनर कैरेक्टर भी ये स्टडी करती है, इंटरनल कैरेक्टर भी स्टडी करती है, तो थोड़ा एक्सप्लोर हो जाती है, राइट।
तो यानी इसका स्टडी करने का रेंज थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। नाउ ओमेगा टैक्सोनॉमी या एनसाइक्लोपीडिक, आप समझिए, आपको कोई भी चीज सर्च करनी है एनसाइक्लोपीडिया में, आप ओपन करते हो ना, तो एनसाइक्लोपीडिया लगभग आपको हर चीज की जानकारी दे देता है ना, मतलब सब कुछ उसमें आपको मिलता है, कहने का मतलब। तो सेम यही यहां पर है कि जो ओमेगा टैक्सोनॉमी है वो ऑल कैरेक्टर के बेस पर स्टडी करती है। बस कितना आसान है। अब देखो, आप इसको रटो मत, आप थोड़ा सा माइंड फ्री करके पढ़िए। अब आपसे कभी भी मैं क्वेश्चन पुट अप करूं व्हाट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, तो आप कहना सर केवल आउटर कैरेक्टर। व्हाट इज बीटा टैक्सोनॉमी, सर आउटर कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर भी। और ओमेगा टैक्सोनॉमी ये सारे कैरेक्टर को देखती है। आसान हो गया, याद भी हो गया, इज दैट क्लियर। तो ये बेटा बेसिकली तीन टाइप हो जाते हैं, अल्फा बीटा और ओमेगा, राइट। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जैसे कि बेसिक टर्म साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, कैरियो टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसे, और एक आती है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, आए तो इनको करने का आसान तरीका है, मैं बताता हूं। साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी क्या मतलब, वो इसका साइटो मतलब सेल होता है, साइटो मतलब सेल। तो अगर एक टैक्सोनॉमिस्ट, एक रिसर्चर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई है, उसे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर वो सेल के कैरेक्टर को यूज करता है तो इसे साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइटोलॉजिकल यानी सेल बायोलॉजी की हेल्प लेते हैं, सेल बायोलॉजी को यूज करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, सेल के कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। कैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सेम वही बात होगी कि टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम न्यूक्लियस के कैरेक्टर को यूज करते हैं, न्यूक्लियस के कैरेक्टर को यूज करते हैं, तो दैट इज कैरियो टैक्सोनॉमी। यानी सेल को यूज किया दैट इज साइटोलॉजिकल, और न्यूक्लियस के कैरेक्टर को यूज किया दैट इज कैरियो टैक्सोनॉमी। और अगर टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज और कैरेक्टर की डिसिमिलैरिटीज के रेशियो को, इनके रेशियो का रिलेशंस यूज करें, सो दैट वी कॉल न्यूमेरिकल या एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी। यानी अगर हमें टैक्सोनॉमी कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसको सॉल्व करने के लिए हम फाइनली ये देखते हैं कि कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, कितने डिसिमिलर हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी थोड़ा स्टैटिक्स यूज करें, थोड़ा हम मैथमेटिक्स को यूज करें, सो दैट इज न्यूमेरिकल या एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी। तो सेल को यूज करना साइटोलॉजिकल, न्यूक्लियस को यूज करना कैरियो टैक्सोनॉमी, क्योंकि कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है, और कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के रिलेशन को यूज करना न्यूमेरिकल या एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। अब इसके नाम से बच्चा क्या सोचता है कि भाई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर हम टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। सो ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, इसके नाम से ये सॉल्व नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी का मतलब है कि अगर हम टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक रिलेशन को यूज करते हैं, जेनेटिक रिलेशन को यूज करते हैं, सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो नाम अलग है और मतलब अलग है। बात समझ आई एकदम अच्छे से। सो ये कुछ टैक्सोनॉमी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हम इसके बाद में
एक और आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा टॉपिक आज का नॉमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, किसी भी लिविंग को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है? नॉमेनक्लेचर आता है ना, नामकरण करना जरूरी है। अब क्या था बच्चों की पहले जब बायोसाइंस ग्रो हो रही थी, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स डेवलप हो रही थी, उस समय सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकल नेम दिया जाता था। लोकल नेम जो था वो वहां के प्लेस के अकॉर्डिंग दिया जाता था, ठीक है ना, ओरिजिन के बेस पर दिया जाता था। ट्रेडिशनल नेम था है ना, तो वही बात है, अलग अलग जगह का अलग अलग नेम हो गया। जैसे इंडिया में जैसे अलग अलग जगह अलग अलग जानवरों के नेम है। जैसे हम कौवा कहते हैं, कौवा ना, कॉर्वस प्लेटेस को कौवा कहते हैं, कहीं कुछ और कहते होंगे कौवा, कहीं कोई कोई गलत मीनिंग होता होगा उस चीज का, है ना। मतलब कहने का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग एनिमल का अलग अलग नेम है बच्चों, है ना। गिलहरी है, कहीं काट गिलहरी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं ना, तो अलग अलग नेम है। तो लोकल नेम वहाँ ट्रेडिशनल नेम होता था जो वहाँ के प्लेस, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग दिया जाता था। तो ये नेम हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्लेस बदलने पर उसका मीनिंग भी बदल सकता है ना। तो ये कंफ्यूजन था। उसके बाद में लोकल नेम को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद में आया बेटा पॉलिनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल सिस्टम। अब पॉलिनोमियल नाम से देखो, पॉलिनोमियल कि नाम बहुत बड़ा होता था। इसमें क्या था कि ये तो ध्यान रखो, ये बिफोर 1750 ये चलता था पॉलिनोमियल सिस्टम, उस इससे पहले चलता था। ये क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर दिया जाता था। किसके बेस पर? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर ये नाम दिया जाता था। उसकी पूरी नाम ऐसा होता था कि उसके नाम में ही पूरी मॉर्फोलॉजी आ जाती थी, ठीक है ना। जैसे कि एक प्लांट है कैरियोफाइलम। कैरियोफाइलम, अब इसका जो पॉलिनोमियल सिस्टम में जो नाम दिया गया था वो नाम था कैरियोफाइलम सेक्सेटिलिस फोलिस ग्रेमिनस, फोलिस ग्रेमिनस अम्बेलिटस कोरिम। ये देखिए कितना बड़ा नाम था। जैसे पहले शक्तिमान में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता था ना, उसी तरह बड़ा सारा नाम हो गया। अब इस नाम का मतलब देखिए कि कैरियोफाइलम रॉक पे, चट्टानों पे रहता है, सेक्सेटिलिस यानी इसका रहने की जगह आ गई। फोलिस ग्रेमिनस, इसकी लीफ ग्रास जैसी है, ये फोलिस मतलब लीफ, ग्रेमिनस मतलब ग्रास जैसी है। अम्बेलिटस कोरिम, इसका फ्लावर अम्बेल कोरिम टाइप का इसका फ्लावर है। अब देखिए फ्लावर का कैरेक्टर भी ले लिया, ये फ्लावर का कैरेक्टर आ गया, ये लीफ का कैरेक्टर आ गया, ये कहां रहता है इसका हैबिटेट आ गया, यानी नाम में ही पूरी मॉर्फोलॉजी आ गई है उसकी। तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाता था, इतना बड़ा नाम याद रखना मुश्किल हो जाता था। तो ये नाम भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। लोकल नेम भी रिजेक्ट कर दिया गया और पॉलिनोमियल सिस्टम भी रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। इसके बाद में ट्राइनोमियल सिस्टम आया बच्चों। कौन सा सिस्टम आया? ट्राइनोमियल। अब जो ट्राइनोमियल सिस्टम था, नाम से क्लियर है, देखो ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब नाम, यानी ये जो दिया था वो दिया था हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने। अब इसमें क्या था बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका नेम तीन जो है पार्ट्स में होता था। पहला जीनस, फिर दूसरा स्पीसीज और तीसरा सब स्पीसीज, यानी उसके नाम के तीन भाग थे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन का नाम दूं, होमो सैपियंस, सैपियंस। इसी तरह आप जो अभी मैंने क्रो का नाम देखिए, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। इसी तरह आप देखिए कैबेज का, ये ह्यूमन का नेम है, ये क्रो का है, कैबेज का भी बताते हैं आपको।
एक मिनट, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बोट्राइटस, ओलेरेसिया कैपिटाटा। अब आप देखिए अगर कि ये जो पहला नेम है वो है जीनस, ये दिखाई दे जाएगा मेरे हिसाब से, ये स्पीसीज और ये सब स्पीसीज, यानी जो नेम है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला नेम जीनस, दूसरा नेम स्पीसीज, तीसरा नेम सब स्पीसीज, राइट। तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम था। ये भी ये माना गया कि ये भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो कितने रिजेक्ट कर दिया हमने? लोकल नेम भी रिजेक्ट कर दिया, पॉलिनोमियल सिस्टम भी रिजेक्ट कर दिया, ट्राइनोमियल सिस्टम भी रिजेक्ट कर दिया, राइट। अब जो है फाइनली जो नोमेनकल्चर आया वो था बाइनोमियल सिस्टम। कौन सा था? बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनोमियल सिस्टम फर्स्ट टाइम दिया था गैस्पार्ड बोहिन ने, गैस्पार्ड बोहिन। लेकिन इसको लार्ज स्केल पर इसका जो यूज है और इसकी जो प्रिंसिपल है, इसको जो एक्सप्लेनेशन है, वो किया था कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए पूरा क्रेज जो जाता है वो कैरोलस लीनियस को ही जाता है। ये गैस्पार्ड बोहिन का तो बहुत ही छिपा हुआ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। अगर आपको ये बोला जाए कि फर्स्ट टाइम बाइनोमियल वर्ड किसने यूज किया था, देन गैस्पार्ड बोहिन। लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया, टैक्सोनॉमी में इसको लाया कौन, इसके प्रिंसिपल किसने दिए, इसको अप्लाई किसने किया, तो जो आता है वो कैरोलस लीनियस आता है। इसलिए क्रेज गोस टू कैरोलस लीनियस। आज आप पढ़ेंगे बुक्स में तो कैरोलस लीनियस ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम का अगर आपको दिया जाए और गैस्पार्ड बोहिन ऑप्शन में हो तो गैस्पार्ड बोहिन ही करिएगा, राइट। अब आते हैं कि बाइनोमियल सिस्टम क्या है। बाइनोमियल सिस्टम में ये बोला गया बच्चों कि जो नेम होगा, बाई मतलब 2, यानी कोई भी नेम होगा वो उसका पहला फर्स्ट नेम जीनस होगा और उसका सेकंड नेम स्पीसीज होगा। यानी अब 2 ही नेम होगा, फर्स्ट नेम जीनस और सेकंड नेम स्पीसीज, बाइनोमियल, राइट। अब इसके आधार पर जैसे हम कुछ नेम देखते हैं, जैसे मैंगो का है तो मैंगो का क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। अब फर्स्ट नेम जीनस है, यानी ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, राइट। क्लियर हुआ? फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसीज। इसी तरह एक बार फिर से आप ह्यूमन का देखिए, अब क्या होगा, होमो सेपियंस, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसीज। क्लियर हुआ? इसी तरह कोई एक बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए, आप किसी भी का नाम लिखना, बैक्टीरिया का भी देख लीजिए, साल्मोनेला टाइफी, तो दैट इज फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड स्पीसीज। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो बच्चों ये बाइनोमियल सिस्टम है जिसमें फर्स्ट नेम जीनस सेकंड नेम स्पीसीज होता है, राइट। और ये यूनिवर्सल है बच्चों, आज टैक्सोनॉमी में यही अप्लाई होता है, यूनिवर्सल नोमेनकल्चर है ये बाइनोमियल सिस्टम। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब जो है बच्चों बाइनोमियल सिस्टम के कुछ जो है रूल्स दिए गए थे, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। अब वो रूल क्या थे, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स स्टडी कर लेते हैं अपन। कि जो नोमेनकल्चर होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में होगा। ये शायद 2015 या 2016 की AIPMT में ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि बाइनोमियल सिस्टम लैटिन लैंग्वेज में क्यों दिया जाता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है ना। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में क्या होता है, कनक, कनक के 2 मतलब हो सकते हैं, गेहूं भी और सोना भी, मतलब कंफ्यूजन है, गोल्ड भी, है ना, व्हीट और गोल्ड, राइट। वैसे इंग्लिश में भी बहुत मीनिंग ऐसे हैं जिनके 2-2 अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज होती है, इसके कोई और मीनिंग नहीं निकलते, यानी कंफ्यूजन नहीं रहता है, राइट। इसलिए नोमेनकल्चर लैटिन लैंग्वेज में देना है, राइट। ये बात भी आपको समझ आई होगी। दूसरा रूल ये था
कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। राइट, ये पहचानने का तरीका है। जैसे कि मैं भी लिख रहा था, आप देखो मेंजीफेरा इंडिका, देखो जीनस का पहला लेटर कैपिटल है और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल है। ये पहला लेटर कैपिटल है और ये पहला लेटर स्मॉल है। राइट, इसी तरह ये था कि बच्चों जो भी हम नेम लिखेंगे उसको इटैलिक लिखना है, इटैलिक लिखना है, उसको इटैलिक यानी तिरछा लिखना है। लेकिन जब हैंड रिटन करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, तो या फिर अंडरलाइन करो, अंडरलाइन होना चाहिए। तो अंडरलाइन इस तरह से मेंजीफेरा और इसको अलग से करेंगे इंडिका, इस तरह से, ठीक है ना, अलग अलग अंडरलाइन होगा। या इटैलिक लिखो, इटैलिक लिखा तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, और अगर इटैलिक नहीं लिखा तो फिर अंडरलाइन करने की जरूरत है। इसके बाद ये रूल आएगा कि जो बाइनोमियल सिस्टम में जो भी नेम होगा उसमें जो जीनस है या स्पीसीज है उसमें मिनिमम 3 लेटर होने चाहिए और मैक्सिमम 12 लेटर होने चाहिए, यानी कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 12। 3 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट बच्चों, समझ आया? जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 से कम है ना, तो ये सही है। करेक्ट, समझ आया एकदम अच्छे से? तो ये एक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी रूल थे। तो पहला रूल क्या था, लैटिन लैंग्वेज में लिखो। दूसरा रूल था जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। इटैलिक लिखो या फिर अंडरलाइन करना है। राइट, और मिनिमम 3 लेटर और मैक्सिमम 12 लेटर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये था कि अगर साइंटिस्ट का नेम लिखना है आपको तो वो जस्ट आफ्टर स्पीसीज लिखा जाएगा, स्पीसीज के ठीक बाद में लिखा जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं प्रूनस डुल्सी और लीनियस, देखो ये जीनस ये स्पीसीज LINN, ये शॉर्ट में लिखना है, मतलब लीनियस, यानी ये जो था नेम वो लीनियस ने दिया था। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी स्पीसीज के जस्ट बाद में साइंटिस्ट का नेम शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। राइट, और इसमें भी एक नियम और था कि अगर पहले वाला साइंटिस्ट के नेम को मॉडिफाई करके कोई दूसरा साइंटिस्ट दे रहा है ना, क्लियर हुआ? जैसे कि एक नाम देते हैं आपको, देखो अकेसिया निलोटिका लीनियस सैलिसबेरी, मतलब कि पहले वाला साइंटिस्ट था लीनियस, लेकिन बाद में सैलिसबेरी ने मॉडिफाई करके दिया, तो पहले वाले साइंटिस्ट को ब्रैकेट में लिखना है और बाद वाले साइंटिस्ट को आगे लिखना है। राइट, ये बहुत डेप्थ रूल है, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अगला रूल था कि रूल ऑफ प्रायोरिटी कंसीडर होगा, रूल ऑफ प्रायोरिटी भी कंसीडर होगा। रूल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम दिया जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है और उसको डिफरेंट नेम दिया गया है, किसी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग नेम दिया गया है, डिफरेंट नाम दे दिया एक ऑर्गेनिज्म को, तो रूल ऑफ प्रायोरिटी लगेगा, मतलब जिसने पहले नेम दिया उसी का नेम फॉलो किया जाएगा, रूल ऑफ प्रायोरिटी लागू होगा। समझ आया? पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट, समझ आया एकदम अच्छे से? तो रूल ऑफ प्रायोरिटी भी इसमें लगेगा। ठीक है, ये बात समझ आई आपको एकदम अच्छे से? तो ये कुछ रूल्स थे, बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर कुछ टर्म्स भी आती है, वो भी मैं क्लियर करा देता हूं। एक टर्म आती है सिनोनिम। क्या टर्म आती है? सिनोनिम। एक टर्म आती है बेटा टोटोनिम, एक आती है ऑटोनिम और एक आती है होमोनिम। ये नोमेनक्लेचर की कुछ टर्म्स है। सिनोनिम क्या होता है? देखो,
सिनोनिम आप इंग्लिश में भी देखते हैं। सिनोनिम क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नेम दे दिए गए हैं, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने दो नेम दे दिए गए हैं। तो पहला नेम, रूल ऑफ प्रायोरिटी, पहला नेम तो बन जाएगा साइंटिफिक नेम, और जो दूसरा नेम है उसको सिनोनिम कहा जाएगा। यानी फर्स्ट नेम जो होगा वो बन जाएगा साइंटिफिक नेम, लेकिन जो सेकंड नेम होगा वो बन जाएगा सिनोनिम, उसे सिनोनिम माना जाएगा, और पहला नेम होगा वो साइंटिफिक हो जाएगा। रूल ऑफ प्रायोरिटी, एक ऑर्गेनिज्म है और उसके दो नेम दे दिए गए हैं, तो पहला नेम तो आपका क्या बन जाएगा, साइंटिफिक बन जाएगा, वो मान लिया जाएगा, और जो दूसरा नेम है उसको सिनोनिम कहा जाएगा। क्लियर है? मैं ये कहूं कि भाई इसके दो नेम है, ये सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब समझ जाओ कि ये बाद में दिया गया था, और साइंटिफिक नेम का मतलब ये पहले आया था, यानी रूल ऑफ प्रायोरिटी लगेगा उसमें। क्लियर हो? टोटोनिम, टोटोनिम का मतलब है कि जीनस एंड स्पीसीज का सिमिलर नेम है, इन दोनों का नेम एक जैसा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गोरिल्ला, गोरिल्ला, अब ये स्पीसीज है और ये जीनस है, देखो दोनों के नेम क्या है, सेम है। नाजा, नाजा, ये देखो दोनों के नेम क्या है, जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है। तो जब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होते हैं तो हम इन्हें टोटोनिम कहते हैं। और अब एक बेहतरीन क्वेश्चन आप ध्यान में रख लो कि टोटोनिम जूलॉजी में तो अप्लाइड है, जूलॉजी में तो माने जाते हैं, बट नॉट अप्लाइड इन बॉटनी, यानी प्लांट के लिए ये अप्लाइड नहीं है। ये बात ध्यान रखना, प्लांट में ऐसा नहीं होगा कि जीनस और स्पीसीज सेम हो, प्लांट में ऐसा नहीं माना जाएगा, जबकि एनिमल में ऐसा माना जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टोटोनिम वाला। और टोटोनिम क्या होता है, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात आती है बच्चों ऑटोनिम की। ऑटोनिम क्या चीज है उसको देखिए। ऑटोनिम का मतलब है बच्चों कि स्पीसीज और सब स्पीसीज ये सिमिलर है, स्पीसीज और सब स्पीसीज सिमिलर है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। अब ये देखिए, ये स्पीसीज है और ये सब स्पीसीज है, ये तो जीनस है ना पहला, तो स्पीसीज और सब स्पीसीज क्या है बताओ, सेम है, राइट? दैट इज ऑटोनिम, है ना? क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है। होमोनिम, होमोनिम का मतलब क्या है बेटा, होमोनिम को समझिए, होमोनिम को समझा रखते हैं। होमोनिम का मतलब, होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी टू ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, बट इनका नेम जो है वो सिमिलर है, एक जैसा नेम है। ऑर्गेनिज्म दो हैं लेकिन नाम दोनों का एक ही है, जैसे कि प्रूनस डुल्सी, प्रूनस डुल्सी, ये जो नेम है प्रूनस डुल्सी, ये जो नेम है ये आलमंड का भी नेम है और ये पाम का भी नेम है, यानी ऑर्गेनिज्म दो हो गए और नेम दोनों का एक जैसा है, तो ऐसे नेम को होमोनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोनिम कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको दो टर्म भी बताते हैं। एक टर्म है बच्चों ICBN और एक है ICZN, ठीक है ना? ICBN का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है, कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी बच्चों ये ICBN सभी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर देखती है। मतलब क्या, अब पूरे वर्ल्ड में प्लांट का नेम, एक प्लांट का नेम अगर प्रोवाइड करवाया गया है तो वो सिमिलर रूप से अप्लाई होगा, और उसको पूरा कौन फॉलो करता है, ICBN। और एनिमल्स के नेम को कौन देखता है, ICZN, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर।
ठीक है ना, यही, और ये बाइनोमियल सिस्टम को ये दोनों ही फॉलो करते हैं। ये प्लांट्स के लिए है और ये एनिमल के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये दो इंटरनेशनल कोड है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम थोड़ा लीनियस का भी अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। लीनियस की बाइनोमियल सिस्टम आपको मैंने बताया था ना, कैरोलस लीनियस ने जो है वो यूज किया था। तो कैरोलस लीनियस से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसोफिया बोटैनिका। एक बुक इन्होंने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, और एक बुक लिखी थी इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है कैरोलस लीनियस की, ध्यान रखना। तो जो फिलोसोफिया बोटैनिका बुक थी, इसमें इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स दिए थे या प्रिंसिपल दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलोसोफिया बोटैनिका में इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल दिए थे। मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कौन सी बुक में उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था? तो वो कौन सी बुक थी? फिलोसोफिया बोटैनिका। इज दैट क्लियर? इसके बाद था स्पीसीज प्लांटेरम। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1 मई 1753 को। यानी प्लांट का जो बाइनोमियल सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 1753 में स्टार्ट हुआ था बेटा, ध्यान रखना। और कौन सी बुक थी? स्पीसीज प्लांटेरम। इसमें इन्होंने लगभग 5900 प्लांट स्पीसीज को नोमेनकल्चर किया था। इनका नोमेनकल्चर किया था इन्होंने। और प्लांट का नोमेनकल्चर कब से स्टार्ट हुआ है? 1 मई 1753 में। बाइनोमियल सिस्टम, राइट, समझ आ गया? सिस्टेमा नेचुरी, ये बुक इन्होंने 1 अगस्त 1758 को पब्लिश की थी। ये भी 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुई, और इसमें इन्होंने लगभग 4326 एनिमल का बाइनोमियल नोमेनकल्चर किया था। यानी एनिमल का जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर पब्लिश हुआ वो 1758 को, और प्लांट का जो बाइनोमियल सिस्टम हुआ वो 1753 को, राइट। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं कि कैरोलस लीनियस ने अपनी कौन सी बुक में प्लांट का बाइनोमियल सिस्टम दिया था? तो वो है स्पीसीज प्लांटेरम। और मैं अगर ये कहूं कि कैरोलस लीनियस ने कौन सी बुक में ऐसी बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने एनिमल का बाइनोमियल सिस्टम दिया, तो वो थी सिस्टेमा नेचुरी। और कौन सी ऐसी बुक थी जिसमें इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल दिए थे? तो वो था फिलोसोफिया बोटैनिका। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन लिया। आज के लेक्चर में हमने नोमेनकल्चर का टॉपिक पूरा किया और बाइनोमियल नोमेनकल्चर पूरा कर लिया है हमने, राइट। आप अच्छे से इसको देखिएगा, है ना, नोट्स बनाइएगा, नोट्स में सेंड कर दूंगा आपको, और अच्छे से लेक्चर को जरूर सुनिएगा, है ना। और उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स है तो वो हम आपका डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।